बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बस उस आक़िबत नाअंदेश ने ना तो कलाम इलाही की तस्दीक की, ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और मुँह फेर लिया। फिर अपने घर वालों की तरफ अकड़ता हुआ चल दिया। अफसोस है तुझ पर, फिर अफसोस है, फिर अफसोस है तुझ पर, फिर अफसोस है। क्या इंसान गुमान करता है कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा। सूरह अल-क़ियामा की आयत 31 था 36 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज इतवार है 3 शअबानुल मुअज़्ज़म 1433 हिजरी 24 जून सन 2012 है। और आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ करवाते हैं। जनाब मोहतरम दिलावर चौधरी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। दिलावर साहब अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र। राजा साहब ने वज़ारत उज़्मा का करमदान संभालते ही पहला इजलास किया है और एनर्जी कॉन्फ्रेंस तलब की नाज़रीन, उसके हवाले से आज की लीड स्टोरी है नवाब वक्त की कि बिजली बहरान, पंजाब और सिंध की सनतों को मजीद एक रोज़ गैस मुअत्तल करने की तजवीज़। पावर प्लांट्स को यौमिया 28,000 टन इजाफी तेल दिया जाएगा। तवानाई कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी कॉन्फ्रेंस में शुजात फार्मूले पर पर गौर किया गया। 2 कमेटियाँ कायम, सिंध में मजीद एक रोज़ CNG भी मुअत्तल करने की तजवीज़। इत्तहादियों के ताउन से तवानाई बहरान और दीगर मसाइल हल कर लेंगे, ये दावा किया है नए वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने। जी दिलावर साहब, राजा साहब ने जो पहली मीटिंग कॉल की एनर्जी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो ये स्टेप्स हैं, जो तजावीज़ हैं, आप इनसे मुतमईन हैं? देखें, पहली बात यह है एहतशाम साहब के राजा परवेज़ अशरफ साहब के जो मुतमईन होने की बात है, बात यह है कि हम लोग अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और ना इस पे सोचते हैं, और इन्फ्लुएंस्ड हैं। जो लोग हम पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, हम उनको भी छेड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। 2% लोगों से दबा के टैक्स लिए जा रहे हैं और समझते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो अब रिवाइव करेगी। इसी तरह अब ये जो तजवीज़ है, इन्होंने जो कहा है कि जी पंजाब और सिंध के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाने की है ताकि रोज़गार मिले। ये सारा पावर क्रंच जो है ये हमारी इकॉनमी को लेके इसलिए बैठा हुआ है कि इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल रहा। आप इंडस्ट्री को ही मज़ीद कट डाउन की जो सजेशंस हैं वो सामने ला रहे हैं, उसके बजाय आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि जब ये मशरूम ग्रोथ आपने की, CNG पम्प्स की, और महज क्या कोई अपने वसाइल को इस तरह भी उड़ाता है कि उसको आप गाड़ी में गैस भरवाएं और चलते बने। और इसी तरह ये तो इसी तरह है कि जैसे आप अपनी कमाई में सेविंग ना करें बल्कि उसको जुए में और गलत कामों में उड़ा दें। तो आप अरबों रुपए की सरमायाकारी CNG सेक्टर में तो हुई है दिलावर। देखें, बात यह है कि उसके लिए वो प्रोडक्टिव नहीं है ना। आप अपने वसाइल आजकल के, मैं आपको बताता हूँ, एक एनर्जी क्वेस्ट पे एक बड़ी के नाम से एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई। तो उसमें कहा गया कि 1971 तक जितने एनर्जी का हमने इस्तेमाल किया था, कंजम्पशन की थी, 2011 में उतना हमने उसका इजाफी जो है वो इस्तेमाल किया है, इतना बढ़ गया है। और लोग सारे अपने एनर्जी कंजर्व्स को मज़ीद उसको बढ़ा रहे हैं। ये सारी गेमें जो आप देखते हैं अमेरिकन की, जो जी ये फंडामेंटलिज्म को हम ख़त्म कर रहे हैं, लिबरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारा एनर्जी और फ्यूल को ग्रैब करने के चक्कर हैं। तो वो मतलब दुनिया में एक लड़ाई की कैफियत है एनर्जी के ऊपर। क्या हम उसको अपने तल्लों पे उड़ाएं या हम उनको प्रोडक्टिविटी में लगाएं? देखें, अरबों रुपए की सरमायाकारी से इनकार नहीं है, बात यह है कि उससे प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है, क्या आपका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये तजवीज़ अगर कबूल कर ली जाती है, इम्प्लीमेंटेशन का मरहला आ जाता है, तो आप समझते हैं कि क्या इफेक्ट्स होंगे पंजाब और सिंध के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर और ओवरऑल मईशत? मैं देखें, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख लोग पहले ही जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं सिर्फ पावर क्रंच की वजह से। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप के जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल फ्लाइट, आप देखें ना, यहाँ तक बातें आ रही हैं कि बांग्लादेश तक लोग जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो यहाँ से छोड़ रहे हैं क्योंकि पावर क्रंच है, अनरेस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं। जो मेन तो जाहिर है पावर, जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट फिर भागेगा। फ्लाइट ऑफ, सच्ची बात तो ये है। तो आप उसको
मज़ीद किस तरह फैसिलिटेट करें। देखें, बात यह है कि हम लोग हमेशा अपनी फैसिलिटेशंस को, अपनी लग्जरीज़ को, अपने चीज़ों को मुकद्दम रखते हैं, स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है वो पीछे छोड़ देते हैं और ख़ुद आगे बढ़ चुके हैं हम अपनी ब्लैक इकोनॉमी की वजह से। तो ये ब्लैक इकोनॉमी का जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील नहीं कर सके, बिल्कुल सही, पावर क्रंच की वजह से। तो आप इनको करने के बजाय देखें, आखिर ये कोल के जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और आप उनसे क्यों नहीं फ़ायदा उठाते। आप के वज़ीर आज़म जो पिछले वज़ीर आज़म थे वो भी ये फरमा गए आखिरी दफ़ा जब आखिरी तकरीरें फरमा रहे थे, उसमें कहा जी 300 साल तक काफ़ी हैं हमारे कोयले के जो ज़खायर हैं। तो आप उनसे क्यों नहीं, ये जो एनर्जी रिजर्व्स हैं ये पड़े हुए हैं, आप इन पर कीड़े निकाल रहे हैं जी। शोला 4 घंटे नहीं चला, आप कोई लोग वहाँ प्लानिंग कमीशन के गए हैं नहीं, देखा है नहीं, ना आपकी तवज्जो है। एक रिपोर्ट ये भी थी, अगर ये सही है तो बड़ी अफसोसनाक है कि गिलानी हुकूमत जो थी वो खुद जो है वो एनर्जी क्राइसिस की राह में सबसे बड़ा एक जो है वो ज़रिया थी, एक ताकि मुख्तलिफ जो है वो उनको जो है वो हायर किया हुआ था या मुख्तलिफ लोग जो थे उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे बाय एनी मीन्स कि आप एनर्जी क्राइसिस रहने दें और उसके बदले ये अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, अगर इस तरह है जो कि रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही हैं तो कितनी खौफनाक बात है कि हम अपनी इंडस्ट्री को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आप को डेवलप करने के बजाय अपनी चीज़ों को उसी तरह की ये फजूल किस्म की तजवीज़ें हम ले आते हैं कि जी इंडस्ट्री बंद कर देते हैं और जो है वो CNG, मैं CNG पंप्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये मशरूम ग्रोथ बगैर प्लानिंग के आप जब ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये क्या आप मतलब। समर मुबारक बंद साहब आजकल जो है वो बताइएगा हमारे नाज़रीन को उस प्रोजेक्ट पर किस हद तक काम जारी रखे हुए हैं कि अभी भी उनके राह में रोडे अटकाए जा रहे हैं? जी देखें ना, जब एक बंदा वहाँ गया ही नहीं प्लानिंग कमीशन का और वो कहता है कि 4 घंटे वो फ्लॉप हो गया है, वो फेल्योर है और उसमें से हम नहीं कर सके, वो शोला जो था वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सका। उसके जवाब में समर मुबारक मंद साहब ने फरमाया कि जी 4 महीने तक वो जलता रहा। और अफसोस की बात यह है कि जो साहब यहाँ तकरीर झाड़ हैं इस्लामाबाद में बैठ के, उन्होंने कोल प्रोजेक्ट्स को विजिट ही नहीं किया। तो देखिए कितनी बड़ी अनफॉर्चुनेट मतलब है कि हम लोग विजन लेस होते चले जा रहे हैं। हमें तो अपना पेट काट के इसको इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि बैरूनी सरमायाकारी जो रुक गई है वो भी आए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक है। देखें, 2 बातें, जब तक आप अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल नहीं करते सही, और जब तक आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को बहाल नहीं करते, ये चीज़ें सारी जो हैं ये आपकी मईशत रेत की तरह आपकी मुट्ठी से निकलती चली जाएगी। राइट, दिलावर साहब मज़ीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का बयान शामिल करेंगे। कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अवाम सस्ती और मेयारी अशिया का अवाम को खुसूसी पैकेज देंगे। नए वज़ीर-ए-आज़म से बिजली बहरान के खात्मे की कोई तवक्को नहीं। शहबाज शरीफ, परवेज़ अशरफ जब वज़ीर थे उनसे तवानाई बहरान पर ताउन किया, कोई नतीजा ना निकला, सूबे भर में रमज़ान दस्तरखान लगाएंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, लोड शेडिंग की सूरत हाल ये है कि एहतजाज मुसलसल जारी है। लोड शेडिंग में फिर शिद्दत, मुजाहरे जारी, कई शहरों में हड़ताल, रावलपिंडी में तोड़फोड़, MPA के घर पर हमला, कई पावर यूनिट्स बंद, शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्तान, जहलम, रहीम यार खान, DG खान, चिश्तिया, हारूनाबाद, बाग में शटर डाउन रहा। बुरेवाला में लाठीचार्ज, कई जख्मी। जहलम में मुजाहिरीन गेट तोड़कर वापडा ऑफिस में घुस गए। ज़ियाउल्लाह शाह के घर को जलाने की भी कोशिश की गई। और एक और ख़बर यह है कि पंजाब असम्बली कालाबाग डैम तामीर किया जाए, रुकने पीपल्स पार्टी। इस्लामाबाद से मंजूरी ले दें हुकूमती अरकान। 57 अरब 14 करोड़ 66 लाख का ज़िमनी बजट भी मंजूर कर लिया गया। और इस तमाम एनर्जी क्राइसिस में जो ख़बरें हैं उस पर हम कालाबाग डैम की बात ज़रूर करना चाहेंगे। नए जो वज़ीर आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ, इन्होंने कालाबाग डैम की शदीद मुखालफत की थी और अब जब आवाज़ें उठ रही हैं, अब बताइएगा कि ये नहीं होना चाहिए कि कालाबाग डैम को बना दिया जाए और सस्ती तरीन। मैं कहता हूँ एहतशाम साहब के ये बहस बहुत हो चुकी कि जी कालाबाग डैम ठीक है ना, और ये कितनी ज़रूरी है इसका हमें एहसास ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हम अब ये बात करें, मैं ये बात करूँ, मैं कालाबाग मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये बात करें, हम ये कहते हैं कि बताएं उसमें क्या रुकावट है सिवाय सियासत के, या तो ये बताएं। तो पीपल्स पार्टी के अब आपके लोग पंजाब में इस तरह की सियासत करते हैं कि कालाबाग डैम बनाया जाए, मरकज में आप कहते हैं कंसेंसस नहीं है, क्यों नहीं है? या तो आप ये बताएं, आप आवाम को टेक्निकली देखें, आप आवाम को टेक्निकली एक दफ़ा बताएं कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है ना, वो आप बताते नहीं है। आप उस पर सियासत पे सियासत करते चले जा रहे हैं, कितना और अनफॉर्चुनेट है। और आप ये समझते हैं कि ये राजा परवेज़ अशरफ कालाबाग डैम बना देंगे, तो ये बहुत बड़ी खामख्याली है। ये आपको याद होना चाहिए, गिलानी साहब ने कहा था कि मैं चला जाऊंगा तो जिस पर मैं हाथ रखूंगा वही वजीर आजम होगा। मतलब ये था कि वो पहले गिलानी को चला रहे थे जरदारी साहब, अब राजा साहब को एनेक्सी में वो आ बैठे हैं माने सदर की, और अब गिलानी और जरदारी मिलकर राजा साहब को चलाएंगे। ये वही पॉलिसियां कंटिन्यू करेंगे। ये तजवीज़ें बहुत सारी आएंगी लेकिन पॉलिसियां वही चलेंगी, ये उससे बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। ये डार्क हॉर्स है, मैं ये समझता हूँ ये इनको बड़ी प्लानिंग से लाया गया है। कोई मखदूम शहाबुद्दीन उनके उम्मीदवार नहीं थे, मैं ये समझता हूँ ये डार्क हॉर्स थे। ये बड़े तरीके से इनको एंटर करवाया गया और बड़े तरीके से फिर इनको जो है ये बनाया गया। इसके पीछे क्या क्या है खुद मखदूम साहब भी कह रहे हैं कि साजिश हुई है, वो अब बेहतर ये वही बताएंगे। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि गिलानी साहब ये वाजे कर चुके हैं कि जनाब जिस पे मैं हाथ रखूँगा, यानी मतलब ये है चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, एनर्जी के मामलात हों, मुल्क के मामलात हों, ये सारे के सारे उसी तरह चलेंगे, उन्हीं पॉलिसीज के तहत चलेंगे जिन पॉलिसीज के तहत जिनको हम पॉलिसीज समझ लें। मतलब डिसऑर्डर मैं उसको कहता हूँ। आई डोंट थिंक दैट दे वर सम सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज बट डिसऑर्डर, एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर 4 साल से मुसल्लत है। और उससे भी पहले मुशर्रफ ने जो उसको किया उसको बढ़ाया है इस डिसऑर्डर इस गवर्नमेंट ने। तो ये भी इसी तरह ये मामलात को आगे बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। स्विस केसेस के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू भी हम आगे बढ़ाते हैं कि स्विस केसेस नए वज़ीर आज़म को खत लिखने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें, परवेज़ अशरफ स्विस हुकाम को खत ना लिखे तो उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ वज़ीर आज़म खत लिखने के पाबंद हैं, अदम तामील पर अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में इकबाल हैदर की दरखास्त। और जो बात कर रहे थे हम गिलानी साहब के हवाले से, तो गिलानी की फैमिली ऐवान सदर में मुंतकिल हो गई है। अब्दुल कादिर को मुल्तान से टिकट देने का फैसला किया गया है और साबिक वज़ीर आज़म के लिए ऐवान सदर का खुसूसी अपार्टमेंट खाली कराया गया। बेटे को उम्मीदवार बनाने का फैसला आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है। और राजा परवेज़ अशरफ साहब का पहला दिन वज़ीर आज़म हाउस में कैसा गुजरा, उस हवाले से भी एक छोटी सी खबर है नवा वक्त में कि पहला दिन वज़ीर आज़म हाउस में सैकड़ों लोगों की हुल्लड़बाजी, परवेज़ अशरफ छत पर चढ़ गए। नए वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पहला हुक्म, सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी बेहतर करने का दिया। वज़ीर आज़म हाउस खुल गया लेकिन सैकड़ों अफराद अंदर ना जा सके। उर्दू में खिताब ना करने पर एहतजाज भी किया गया। और हम सबसे पहले जिक्र करेंगे स्विस केसेस का, कितने दिन चलेंगे राजा परवेज़ अशरफ साहब? देखें जी, बात ये है कि जाहिर है ये जो मामला है, जो गिलानी साहब की नाअहली जो उन्हें दरपेश आई मामला, ये भी इन्हीं के साथ भी वैसे ही उसी प्रोसेस में से गुजरेंगे। बल्कि ये बड़ा तेज़ अब प्रोसेस है क्योंकि फाइनल वो गिलानी साहब की सूरत में हो चुका है। इनको भी कहा जाएगा, इनकार करेंगे तो जाहिर है कि इन पे भी कंटेम्प्ट जो है वो मूव होगी और सारा कुछ फौरी तौर पर अब तो एक फ्रेमवर्क तय है कि भाई इस तरह उन्होंने किया, इनको भी ये सारा कुछ किए, बड़ी जल्दी हो जाएगा अगर ये इस तरह, मैं ये समझता हूँ। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट का है, कोर्ट बेहतर जानती है, लेकिन जो एक बन जाता है एक ढांचा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि जाहिर है कि इनको भी ये कहा जाएगा कि जी गिलानी साहब को इसलिए उन्होंने कंटेम्प्ट किया, ये नाअहल हो चुके हैं, आपका क्या प्रोग्राम है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत कम दिन रह गए हैं खत लिखने के हवाले से भी, और ये कोशिश होगी, हुकूमत की प्लानिंग होगी कि किसी तरह से टाल मटोल की पॉलिसी अपनाया जाए, दिन गुजारे जाएँ और फिर वो वक्त ही ना आए कि ख़त लिखने का जो टाइम है वो गुजर चुका हो और हुकूमत जो है वो कह सके कि जी वो तो वक्त गुजर गया। देखिए जी, ख़त लिखने का वक्त मैं नहीं समझता, ये पहले कहा जा रहा था मार्च में ये टाइम बार्ड हो जाएगा, इस तरह ये ऐसी बात नहीं है। आपकी गवर्नमेंट लेवल पे आप जब भी चाहें उस केस को मैं समझता हूँ रीओपन करवा सकते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट में करवा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक नहीं है कि जिस हद तक हम सोच रहे थे कि पहले ये कहा जा रहा था कि मार्च इज़ द डेडलाइन, ठीक है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखें वो केस ओपन होता है या नहीं, पहली बात तो ये है कि आप स्टेप कब लेते हैं। जब आप स्टेप्स लेंगे आगे क्या होता है वो बात की बात है, ठीक है ना, आपको तो ये बात करनी चाहिए। देखें ये गवर्नमेंट जो है इसकी बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि जब बात आती है खत लिखने की तो इम्यूनिटी की बात आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 248 ले आते हैं कि जी 248 के तहत हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल की पासदारी कर रहे हैं। इन्होंने भी फरमाया, राजा साहब ने भी, कि जनाब मुश्किल हालात के बावजूद गिलानी साहब ने आइन की पासदारी की है। दूसरी तरफ आपके सदर कि जिसके ऊपर बिल्कुल ये तय है कि सदर जो है वो किसी भी पार्टीजन, कोई उसका ताल्लुक नहीं होगा किसी सियासत से, वो एक
अपनी पार्टी के को चेयर पर्सन भी बने हुए हैं, ऐवान सदर में इजलास भी, वहाँ आइन जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है, बल्कि वो उसको जो ओवर रूल करते चले जा रहे हैं उसकी कतन परवाह नहीं है। और इधर जो है वो जब इन्हें कहा जाता है कि ये मामला जो है ये सिविल सूट और फौजदारी दो अलग अलग मामला हैं, ये उस हवाले से इम्यूनिटी की बात होती है, तो ये उसको बिल्कुल नहीं मानते। ये कौन सी आइन की बात करते हैं, ये वाजे करें, और कौन सा ये क्या प्रोग्राम है, क्या इनके पास बातें हैं। 4 साल इन्होंने कौम के ज़ाया नहीं किए, हमारे नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं ज़ाया कर दिए हैं। मैं समझता हूँ इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है सारे इंस्टीट्यूशंस का, और नवाज शरीफ साहब भी उसमें बराबर के शरीक हैं। देखें जी, अगर वो बराबर के नहीं शरीक तो काफ़ी हद तक वो भी शरीक हैं कि आज वो कहते हैं जी, जैसे शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी आपने जो है वो पावर सेक्टर को आप बेकार है उनसे बिजली की बात करना, लोड शेडिंग के खात्मे की, तो आपने अभी तक क्या किया है सिवाय बातों के। हम तो पिछले 2-3 साल से सुन के तंग आ गए। नारे सुने लॉन्ग मार्च के, लॉन्ग मार्च देखा नहीं है, और नारे सुने हैं कि गो गिलानी गो जरदारी गो की तहरीक चलाएंगे, लेकिन अमली तौर पे मेरा मतलब नहीं हुआ। पॉजिटिवली आपको भी तो चाहिए कि यहाँ जो पावर का एक प्रॉब्लम है, आप चीचों की मलिया और नंदीपुर को लेके बैठे हुए, इतने और जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके सूबे की जरूरियात पूरी कर सकते थे, आपने कुछ भी नहीं किया। राइट, सुपर लीड स्टोरी शामिल करना चाहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अहम बयान है, रिमार्क्स हैं कि पार्लियामेंट आइन से मुतसादिम कानून साजी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट को नज़र सानी का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम बुनियादी कवानीन से मुतसादिम कानून भी नहीं बन सकता। नज़र अदालती नज़र सानी का मकसद इख्तियारात का गलत इस्तेमाल रोकना है। आइनी बहरान के दौर में पार्लियामानी निज़ाम में मुदाखलत हुई, पार्लियामेंट अवामी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम इदारों को आइनी हदूद के अंदर आज़ादी है, ताकत का गलत इस्तेमाल अदालती जांच का मौजू बनता है। पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आइन से मुताबिकत रखते हों, कानून से कोई बालातर नहीं। यूथ पार्लियामेंट के वफ़द से गुफ्तगू की, और इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं, बयान है, स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, एक गाइडलाइंस दे दी हैं पार्लियामेंट के लिए। देखें, बात ये है कि ये गाइडलाइंस नहीं दी, उन्होंने नहीं दी, ये उन्होंने बात की है आइन के हवाले से बात की, आइन ने दी हुई है। जो आइन ने उनके लिए गाइडलाइन मुकर्रर की है, जो मतलब उनके इदारे के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो आइन ने पार्लियामेंट के लिए मुकर्रर किया, वो उसकी बात कर रहे हैं। सारी दुनिया में ये होता है कि आइन की जो तशरीह है, आइनी जहाँ पे लकूनास आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट। राइट साहब, हम एक ब्रेक के लिए जाना है, नाज़रीन वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा नंबर नोट फरमा लीजिए, नंबर है 0423631269। आप कॉल भी कर सकते हैं और दिलावर चौधरी साहब से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारी वेबसाइट पर ये प्रोग्राम आप रिपीट टेलीकास्ट में भी देख सकते हैं, www.waqtnews.tv, इसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दिलावर साहब से बात हो रही थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बयान के हवाले से, कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करते हैं और हम बात करना चाहेंगे ज़रूर, वक्त की कमी है, लेकिन मसला कश्मीर के हवाले से इंतहाई अहम स्टेटमेंट है मीर वाइस की कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर से पुश डाल दिया है। मीर वाइस, दाखिली मसाइल के बायस पाकिस्तान की कश्मीर पर कोई वाज़े पॉलिसी नज़र नहीं आई। नवाब अख्तर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है मीर वाइस उमर फारूक साहब ने, और वाकई ये बहुत संजीदा नौयत की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को पसे पुश डाल दिया है और मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है इस हवाले से सबके सामने है। बिल्कुल, पसे पुश ना सिर्फ डाल दिया है बल्कि उसको मज़ीद बैक बर्नर पे ले जा रहे हैं कि वो बातें जो कि हमें मसला कश्मीर के हल से मशरूत होनी चाहिए थी, और फिर भी जांच पड़ताल करके अपने तजारती मफादात को देखते हुए भारत से आगे बढ़ना चाहिए था, वो उसको भी बग़ैर एक उसके मतलब किसी सोच के, कुछ ख़ास उसके पीछे विजन नहीं है सिवाय इसके कि भारत के ज़रिए अमेरिका की जो हमदर्दियाँ वो हासिल की जाएँ, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। बात ये है कि ये कश्मीर जो है ये हमारी मुल्क का जो तकसीम थी, जिसके लिए हमारे लाखों लोगों ने अपना खून दिया है, शहीद हुए हैं, और एक विजन था उसके पीछे, उसका नामुकम्मल एजेंडा है। बिल्कुल सही, बड़े सगीर की तकसीम का एक ये भी है, शारक तो है, वाटर रिजर्वायर, वाटर सोर्स भी है, शारक भी है, वो भी है। इसके साथ साथ जो कौमें
अपने एजेंडे मुकम्मल नहीं करती, अपने एजेंडों को नामुकम्मल छोड़ के पसे पुश डाल देती हैं, वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही। और आपके जैसे पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं, मलिक महमूद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। और जनाब अली असद मर गए हैं, गर्मी ना की बनेगा साडा, इन्होंने तो सानू मार दिता है, कोई साडे वास्ते दसो की करिए, असी यूपीएस कितों ले आइए? ये तो है सारे लुटन वाले, लुटो ने फुटो, और जेडे इन्होंने कहते सी लुटो ने फुटो भी नाल रल गए ने। ठीक मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, गर्मी है और आवाम का बुरा हाल है और यकीनन हर शख्स परेशान है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो ये कहते थे इनको कि ये लूटने वाले हैं, लुटो और फुटो के नारे लगाते थे, अब वो भी इन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। बताइएगा उनका किरदार क्या है? उनका किरदार जो है वो ये जो मतलब इसमें इनके जुमले से ही वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि ये लुट्टो और फुट्टो हैं, और आज इनका इशारा काफ लीग की तरफ है। उनमें से एक उनके रुकन जो हैं वो उन्होंने परवेज़ अशरफ साहब के ख़िलाफ़ एक केस भी लेके गए हुए हैं, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, रेंटल पावर केस, और जिसके मेन जो थे वो उन्होंने निशाना बनाया हुआ था परवेज़ अशरफ को। उन्होंने भी उनको वोट दिया है और उन्होंने कहा इस मामले में मैं मुल्क के मफादात नहीं बल्कि पार्टी पॉलिसी को जो है ना वो अहमियत दूंगा। तो इस तरह की सियासत उस वक्त होती है एहतशाम साहब जब अवाम, मैं फिर ये बात करूंगा, अवाम लाताल्लुक हो जाते हैं और वो लोगों को, इन सियासतदानों को खुला छोड़ देते हैं। ये जो आइन की बात हो रही थी, चीफ जस्टिस साहब ने भी जो आइन की बात की है, इसके कस्टोडियन अब मैं समझता हूँ अवाम है। अदलिया तो है लेकिन मेन ये सारा स्ट्रक्चर किसके ऊपर खड़ा है? 18 करोड़ अवाम के सर पे खड़ा है ये सारा स्ट्रक्चर। अगर अवाम ना हो तो ना, अगर अवाम ना हो तो ना ये सुप्रीम कोर्ट हो, ना ये पार्लियामेंट हो, ना मुकन्ना हो, ना एग्जेक्टिव हो, ना फौज हो, कुछ भी ना हो। जाहिर है ये अवाम के सर पे खड़ा है। तो अवाम को अपनी ये जिम्मेदारियां, इनका कड़ा एहतसाब मुस्बत अंदाज में करना। राइट। एजाज साहब हैं, काफी देर से हमारे साथ हैं, कॉलर हमारे बहुत कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम सलाम। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, कल एक भाई कह रहे थे कि ऐसे आदमी की कॉल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैंने बोला बिल्कुल सच था। जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नहीं, आपने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है, हर्जा सराय की है, इसलिए माज़रत के साथ हम आपकी कॉल शामिल नहीं करेंगे। मिसेज इलियास साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, उनकी कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेज इलियास साहब। वालेकुम सलाम। मैं 3 बातें करूंगी। पहली तो कश्मीर जो हमारी जान है, और बलोचिस्तान जो हमारी मुल्क को जिंदगी दे सकता है, ये दोनों में कि आप देखें कि हमसे अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं हम सोचते? बस हर जो भी मुसलमान पाकिस्तानी अपनी अपनी सोच रहे हैं। हुकूमत का ये राजा साहब को जो वज़ीर आज़म बना दिया, हंसी आती है कि ये भी दिन आने थे कि इस आदमी ने हम पे मुसल्लत होना था। राइट, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू वेरी मच मिसेज इलियास साहबा, आपने कॉल कीजिए। अवाम के जज्बात के यही आदमी रह गया था अवाम पर मुसल्लत होने के लिए, ये सवाल पूछा है आपसे मिसेज इलियास साहबा। बात ये है कि देखें, उनको मुतनाज़ा तो वो हैं। लोग कहते हैं कि अभी उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। नैब वालों ने 3 घंटे तक इन्वेस्टिगेट किया था उन्हें कुछ देर पहले रेंटल पावर के मसले पे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी गालबन इस पर ताज्जुब का इजहार किया था कि उन्होंने को फिर एक मिनिस्ट्री दे दी गई है, IT मिनिस्ट्री, और अब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। लेकिन फिर वही बात वही आ जाती है ना। बात यह है कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया, एक बंदे को नाअहल करार दे दिया, वो दूसरा बंदा ले आए, अब दूसरे नाअहल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स तो नहीं करनी, बिल्कुल सर। वो एक दूसरे बंदे को फर्ज करें, वो उस ग्रिप में आता है, सारा कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं उसके मुताबिक उसको नाअहल करे, वो तीसरा बंदा ले आएंगे। जब तक आप, कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? ये तमाशा उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि हम जो है वो अपने मफादात को पीछे और मुल्की मफादात को आगे नहीं कर देंगे। जब तक हम पहले मुल्क की और बाद में अपनी नहीं सोचेंगे। अवाम को बहरहाल ये एक रियलिटी है, हमें ये अवाम का कोई ख्याल नहीं। राजा परवेज अशरफ साहब तशरीफ ले गए, चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे महाराजा बनाने में आपका बड़ा अहम किरदार है। दूसरी जानब शुक्रिया अदा करने आज भी वो जा रहे हैं, मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। इसके अलावा 90 भी जाएंगे और दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात करेंगे, उनके हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करेंगे उनका। अवाम का किसी को कोई परवाह नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग जो भी ये जो उन्होंने बात की कि ये शख्स हम पे मुसल्लत हो गया है, ये शख्स हो गया या वो शख्स हो गया, मुसल्लत हम खुद करवाते हैं। ठीक है ना।
अपने इत्तेहादी जमातों को भी अवाम की कोई परवाह नहीं है? वो ये समझते हैं, सोच रखा है कि आइंदा कभी असम्बलियों में नहीं, वो ये सोच रखे हैं कि अवाम को हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी का चक्कर में ऐसा लपेटा हुआ है कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अवाम फिर हमारे पीछे होंगे। उनका ये ख्याल है कि हम जो मर्जी, ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ये बेसिकली इस फार्मूले पे चल रही है, तो अवाम को अब इस पे। राइट सर, 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। मुस्तफा साहब काफ़ी देर से टेलीफोन लाइन पर है। मुस्तफा साहब अस्सलाम वालेकुम, और बताइएगा आपकी लाइट है? जी बिल्कुल नहीं है, और मैं तो चांस ले लेता हूँ, अगर मिल जाए तो बात कर लेता हूँ। बात ये है जो मैंने सुन रहा था, और ये सब जो जड़ है ना हमारी असल कोर इवल, वो ये रही है कि आपने प्रेसिडेंट के जो ड्यूल फंक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीजन रोल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इस पे लाहौर हाई कोर्ट की एक तो जजमेंट बहुत ही लेट आई और उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं हुई। आज मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस जजमेंट को वैलिडेट और विंडिकेट करने के लिए फौरन अमल करना चाहिए। उन्होंने देख लिया कि डॉक्टर असलान के केस में कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हर वक्त ये हैच होती है एक जगह पर। तो अगर पाकिस्तान को आपने आज भी बचाना है, जो 3 हिस्सा डूब चुका है, तो ये पहले काम ये होना चाहिए। ये इत्तेहादी टोला उसी वक्त टूट जाएगा अगर प्रेसिडेंशियल का ड्यूल फंक्शन और उसका पॉलिटिकल रोल खत्म होता है। मुझे 54 महीने हो गए हैं कहते हुए, सिवाय एक डोगर ने इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी। इमरान खान जो है अपनी वो एक मायोपिक और शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज पे चल रहे हैं कि मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये करूंगा। भाई उस वक्त तक मुल्क बचेगा। आप नवाज शरीफ ने जो ऐसा वक्त है, और अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे वतन को जो कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना था, इंशाल्लाह 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 ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है और कायम ही रहेगा। लेकिन इंशाल्लाह वक्त आ गया है कि इस तरह की तरफ लोगों से निजात हासिल कीजिए। मोहसिन साहब हैं अमरीका से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। चंद लाइनें अर्ज हैं कि हमारे मुल्क में सियासी जमातों का गंद है, इनकी तहारत और प्योरिफिकेशन की जरूरत पहुंची है। इलेक्शन कमीशन के लिए तजवीज़ है कि फौरी तौर पर ये रूल इनेक्ट करे कि जिसमें सियासी पार्टियों के लिए लाजमी करार दिया जाए कि वो पिछले इलेक्शन के मुकाबले में कम से कम 10% सीटें होल्ड करें, ठीक है, वरना नाम रोल कॉल से खारिज यानी वसीयत सियासी पार्टी बोरिया मिस्टर गोर PMLQ की मिसाल मुनासिब रहेगी। अगर चौधरी बरादरान की पार्टी 10% सीटें बरकरार नहीं रख पाती तो इन्हें कोई हक या मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं कि अलहदा जमात की हैसियत बरकरार रखे। सवाल मुअज़्ज़ज़ मेहमान से ये है, क्या इस किस्म की कानून साजी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में है? अगर नहीं तो किस इदारे का काम है? अगर पार्लियामेंट के हलक में ये कांटा फंसा रहे तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस दर्द की दवा तजवीज़ कर सकती है? बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपने कॉल किया। और अभी इस बहुत अहम नुकता है आपका, इस पर बात करते हैं। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ कराची से, आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेशाम साहब। जी वालेकुम सलाम। सलीम साहब फरमाइएगा। गुजारिश करनी है, जी आपका प्रोग्राम बड़ी मोहब्बत से देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम पे हुक्मरानी कौन कर रहा है? जरदारी गिलानी नहीं, हमारे अमाल कर रहे हैं। अगर आज हम अपने अमाल बदलें और अल्लाह के कुरान और उसके दीन के साथ जुड़ने की कोशिश करें तो यकीन मानिए अल्लाह करीम आज भी नुसरत भेजेगा, जिस तरह बदर में 313 को और हजरत तालूत के साथ 313 को भेजी थी। इनको अल्लाह ऐसे साफ करेगा ये नजर भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो अवाम को पुकार लगाइए कि अल्लाह के दीन की तरफ बढ़ो, सच पे खड़े हो जाओ, अल्लाह के घरों को अपने सजदों से आबाद करो और उसके कुरान के साथ जुड़ जाओ। यही एक हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलीम साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की। मुस्तफा साहब से जो मैंने सवाल किया कि उनके यहाँ लाइट है, अक्सर बेशतर बहुत सारे इलाकों में, शहरों में इस वक्त लाइट नहीं है। दूसरी जानिब मोहम्मद सलीम साहब ने जो कराची से थे, उन्होंने कहा कि हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मोहसिन साहब ने कहा कि सियासी जमातों का जो गंद है इसको साफ करने के लिए कोई कानून साजी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन, पहली बात ये है कि इमरान खान साहब की बात भी की मुस्तफ़ा साहब ने, मैं उनसे मतलब मुझे भी समझता हूँ कि वो कोई ज़्यादा वीएन के साथ आगे नहीं बढ़ सके। सिर्फ बातें हैं कि 9 रोज़ में करप्शन ख़त्म कर देंगे, एक मायूस है, मतलब जिससे फिर लोग ये कहते हैं। अब दूसरी तरफ के भी सियासी जमातें बहुत बढ़ रही हैं लेकिन उनके पास वीएन नहीं है। इसके लिए कानून साजी पार्लियामेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाए जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि वो इस तरह जो इतने परसेंट वोट, देखिए मेरा ख्याल है कि इनको कर लेनी चाहिए। इसमें तवक्को होनी चाहिए इसलिए कि बहरहाल ये वो पार्टियां जो कि बड़ी पार्टियां कहलाती हैं, इनको तो ये करनी चाहिए
कि ऐसी जमातें जो इतने % तक वोट ना ले सकें या 2 सीटें या 1 सीट ना ले सकें, कम अज़ कम 1 भी सीट ना ले सकें और आवाम को सही नुमाइंदगी ना कर सकें, उनको जो है वो अगली दफ़ा बैन कर दिया जाए, ठीक है ना। और ये एक ज़ाब्ता अखलाक बना के जो है ये इलेक्शन कमीशन को दे सकती हैं। तीसरी बात ये है, और ये भी ज़ाब्ता होना चाहिए जो क्लैशनकोफ के जरिए से पर्ची लेते हैं लोगों से और फिर ऐवान इक़्तिदार में आते हैं और फिर अवाम पर मुसल्लत हो जाते हैं, इस सिलसिले में भी कानून साजी होनी चाहिए, ऐसी जमातों को भी बैन करना चाहिए। सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए इस तरह की। जाहिर है कि ये तो हम तो कहते हैं ना कि जमहूरी तो बर्दाश्त का नाम है ना जमहूरियत, तो ये अदम बर्दाश्त, ज़ीरो टॉलरेंस का तो नाम ही नहीं है कि आप क्लैशनकोफ या इस तरह की चीज़ें, ये तो एक बड़ी सही बात है और इस हवाले से कानून साजी है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। तीसरी बात, ये जो बात है कि बहुत खूबसूरत बात, जो सबसे खूबसूरत जिस पर मैं एम्फेसिस करता रहा हूँ, देखिए मुस्तफ़ा साहब की एक बात पे भी मैं अक्सर एम्फेसिस करता हूँ, पहले भी मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ क्योंकि मुस्तफ़ा साहब हमारा प्रोग्राम नहीं देख पा रहे लाइट की वजह से कि सदर के 2 ओहदों वाली, कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। दूसरी बात ये है कि अवाम जो है कि हमें भी देखना है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है, क्या हम सच बोल रहे हैं, सच पर अमल कर रहे हैं और जो सही बात है, रियलिस्टिक बात है वो कर रहे हैं, या अपने मफादात के तहत हम लोगों को वक्ती मफादात के लिए लोगों को सपोर्ट कर देते हैं, वो नाज़म बन जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, असम्बलियों में आ जाते हैं और फिर हम उन्हें गालियां देने लगते हैं। और हमारा क्या किरदार है, क्या हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को कोई ख़तरा नहीं है इंशाल्लाह। मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह ताला ये मुल्क न सिर्फ कायम रहेगा बल्कि पायदार भी होगा। कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं लेकिन लोगों को अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए और अपनी नीयतें दुरुस्त करनी चाहिए, ज़हन बदलना है और वोट का सही इस्तेमाल करना है और आम जिंदगी में भी अपने आप को ये तय करना है कि ये हमारा मुल्क है और हमने इसके लिए टैक्स भी पे करना है, हमने इसके लिए कोई गलत रास्ते इस्तेमाल नहीं करने, ब्लैक इकोनॉमी पे इन्हिसार नहीं करना, अब जो रियल इकोनॉमी है उसको प्रमोट करना है ताकि हम किसी से कशकोल उठा के मांगने के बजाय सेल्फ जनरेशन जो है उसके असूल के ऊपर चलते हुए कौमों के जो कितार है उसमें हम एक किरदार और एक बावकार कौम बन सके। राइट, बहुत खूबसूरत बात की और नाज़रीन तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं। बढ़ेंगे आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम जो हमने मुंतखब किया है रफ़ीक गौरी साहब का कॉलम है और आज उन्होंने लिखा है गर्मी बढ़ी है। लिखते हैं कि मुख्तलिफ मौसमों की मुख्तलिफ रहमतें और जहमतें आती रहती हैं, कभी मौसम को बहार का मौसम और कभी किसी मौसम को नफ़रत या प्यार का मौसम कहा जा सकता है। आजकल के मौसम की जिससे भी बात की जाए तो जवाब एक ही आता है कि गर्मी बढ़ी है, जिसमें हम अपने तौर पर इजाफा करना चाहेंगे कि एक तो गर्मी बढ़ी है, दूसरा गर्मी के सद्देबाब के लिए हमारे हुक्मरानों के मज़ाज शरीफ में नरमी बढ़ी है। गर्मी तो कुदरती तौर पर है ही, लेकिन गर्मी से ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से अवाम गम और गुस्से से भरे पड़े हैं। 24 घंटों में से बमुश्किल 6 या 7 घंटे बिजली हमें मैसर है, जिसकी वजह से अवाम बदहवासी का शिकार है और गर्मी की वजह से अमवात की शरह में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जो कि हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। कायरीन, गर्मी तो वाकई बहुत बड़ी है, मगर इसके साथ साथ मुल्क की हालात में भी बड़ी गर्मी है और अगर मुल्क में अमन-ओ-अमान और हालात की खराबी का हल्का सा जिक्र हुक्मरानों के सामने कर दिया जाए तो उनसे कुछ करने का सवाल किया जाए तो उनके मिजाज में भी बड़ी गर्मी देखने में आती है। गर्मी बड़ी है जी, मैं वही इस पे तो हम बात कर चुके ऑलरेडी कि ये जो डिसऑर्डर क्रिएट, मतलब अजीब अजीब किस्म की तजवीज़ें हैं कि एनर्जी सेक्टर को इस तरह कर, अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस तरह कर दिए जाए तो इस तरह 1200 मेगावाट। आप ये देखें कि ये उसी तरह की पॉलिसी है कि अगर पैसे नहीं है तो बैंकों से लोन ले लिया जाए। इस हुकूमत ने रिकॉर्ड कायम किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये नहीं, इस एनर्जी कॉन्फ्रेंस में वो पहली उनकी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये नहीं तय किया कि आए एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर भी क्या करें कि जो हमारे पास कोल एनर्जी के दूसरे जो हैं उनको सही सिमत में लेके आए, सनतकारों को बिठाएं, कोई बात से मुशावरत करें, मुल्क के नहीं, मेरा मतलब जो सही रिजर्वायर्स हैं इंजीनियर्स को कोयले के या जो आप उसको कैसे, हाँ, कि टेक्निकली कैसे आगे बढ़ना है, कैसी अजीब किस्म की तजवीजें आ रही हैं। डॉक्टर समर मुबारक बंद को किसी एक मीटिंग में भी इन्होंने शामिल नहीं किया होगा, काबीना के इजाफे को बुलाया जाए, सीनियर साहब शमसुल मुल्क साहब मौजूद है, उनको बुलाया जाए। अपनी इन हरकतों की वजह से उन रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स को क्यों सच करने पर तुले हुए हैं कि एनर्जी की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट आप है ड्यू टू सम वेस्टेड इंटरेस्ट्स। जो एक रिपोर्ट हमने देखी है, अखबारों की जीनत बनी है इतनी बड़ी, उसका हुक्मरानों ने जवाब नहीं दिया अभी तक। तो ये क्यों आप ये इस तरह के अजीब अजीब किस्म के जो मतलब आप इस मुल्क की किस्मत से खेल रहे हैं।
तो इसके बजाय आप जो है वो सही एक वाज़ेह एक प्लानिंग लेके राइट। और नाज़रीन, कॉलम ज़रूर पढ़िएगा रफ़ीक गौरी साहब का। गर्मी बड़ी है, लेकिन एक खुशखबरी महकमा मौसमियात के हवाले से ये है कि महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 जुलाई से इंशाअल्लाह मानसून का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जिससे के बाद गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी की तवक्को की जा सकती है। बढ़ेंगे आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाब इक़्तिदारी है कि सदर का साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन और नए को भी हल्ला शेरी महाज आराई पूरे सिस्टम की बिसात लपेट सकती है। कौमी असम्बली से इंतखाब के बाद वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने रात गए 38 रुकनी काबीना के साथ ऐवान सदर में हलफ उठाया। वज़रा में 27 वफाकी और 11 वज़रा ममलिकत शामिल है। वज़रा में कोई नया चेहरा नहीं। इत्तेहादियों को हस्बे साबिक हिस्सा वक़द्रे जुस्सा काबीना में नुमाइंदगी दे दी गई है। हलफ बर्दारी के बाद तकरीब से मुख्तसर खिताब करते हुए सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अवाम की अदालत आखिरी है और तारीख़ का फ़ैसला आखिरी होता है। तारीख़ और अवाम जल्द या बदेर अपना फ़ैसला देंगे। आखिरी राय ज़रदारी के शामिल करना चाहेंगे कि स्विस काम को ख़त ना लिखने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को खराज तहसीन पेश किया है सदर आसिफ अली ज़रदारी ने। गोया वो नए वज़ीर-ए-आज़म को भी ऐसा करने की हल्ला शेरी दे रहे हैं। शायद वो इसके भयानक और तबाहकुन नताइज से आगाह नहीं। हुक्मरान अपनी ज़िद पर बदस्तूर कायम रहते हैं तो जमहूरियत की बसात लिपटे जाने का भी अंदेशा है। और इसी अंदेशे के हवाले से मज़ीद हम राय लेंगे। मुझे तो यूँ लगता है जैसे हुक्मरान ये समझते हैं कि वो जितने अनपॉपुलर हो चुके हैं तो शायद वो अब ये चाहें कि ये बसात लपेटी जाए कोई ऐसा, और इसी वजह से फिर राजा साहब को प्राइम और इस तरह के वो अब ये तमाशे जो हैं वो अवाम के सामने, कौम के सामने ला रहे हैं और ऐसे साबित कर रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, अगर ये नहीं तो ये तो ये। तो इस मौके पे तमाम इदारों को भी और अवाम को भी बड़ा डेलिकेटली इसको देखते हुए बड़े अच्छे अंदाज में जो मुल्क के मफाद में हो उसमें मॉनिटर करते हुए चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत आम मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू फरमाई। बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह अगले इसमें भी आपसे मुलाकात होगी। आखिर में नाज़रीन, फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे। अमरीकी अवाम से खिताब और इंटरव्यू फरवरी सन 1948 में किया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने और फरमाया कि हमारी खारजा पॉलिसी का असल असूल तमाम अक़वाम आलम के लिए दोस्ती और खैर सगाली का अमली जज्बा है। हम दुनिया के किसी मुल्क या कौम के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। हम कौमी और बैन अल-अक़वामी मामलात में दयानत और इंसाफ के असूल पर यकीन रखते हैं। यकीनन ये हम सब के लिए भी और ख़ास तौर पर हमारे खारजा पॉलिसी बनाने वालों के लिए भी मिशल राह है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। एहतशाम रहमान को नवाए वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।